हेलो स्टूडेंट्स, हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था, चैप्टर नंबर 7 कंपनी वाला। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी के जो डॉक्यूमेंट होते हैं इम्पोर्टेंट, उसके बारे में बात करनी है। नॉर्मली बात है, कोई भी कंपनी हो, सब जगह कुछ ना कुछ कानून लगाया जाता है। ठीक है ना। गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहता है, वो अपने अपने कानून अपने अपनी एक प्रक्रिया फिक्स करके रखती है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर आप लोगों को जो कंपनी है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट है वो फिक्स करके रखे। फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो दे रखा आपको दे रखा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है। एक कंपनी का, किसी भी नॉर्मल कंपनी जो शेयर मार्केट में रहती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है या फिर उसका सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दिया है पार्षद सीमा नियम कंपनी का सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण प्रलेख है। यह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी की शक्तियों की सीमाओं की व्याख्या करता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और ये कंपनी की जितनी भी शक्तियां या फिर कंपनी की जितनी भी पावर हैगी, ठीक है ना, वो सारी चीजें क्या होता है बताता है। इसमें कंपनी के कार्यक्षेत्र का दिग्दर्शन होता है, मतलब कंपनी का क्षेत्र कितना बड़ा है, उसका काम कितना बड़ा है, ये सारी चीजें इसमें बताई जाती है। कंपनी केवल उन्हीं कार्यों को कर सकती है जो इसमें दिए रहते हैं। ठीक है ना। एक और कंडीशन रहती है, कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो इसमें दिए हैं, इसके अलावा वो दूसरे कोई काम नहीं कर सकती। इस प्रकार यह प्रलेख कंपनी तथा बाहरी लोगों के संबंध को निश्चित करता है। इससे कंपनी का उद्देश्य पत्र भी कहते हैं जिसमें आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एक सिंपल सी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। अगर पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसका मतलब होता है एक कंपनी रहती है, ठीक है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी हो गया ये। इसके अंदर कंपनी के पूरे जितने भी काम हैं, जितने भी अधिकार है, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। दूसरी चीज, उसका काम कितना बड़ा, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। वो कौन से काम कर सकता है, कौन से काम नहीं कर सकता, वो सारी चीजें भी इसमें लिखी हुई है। ठीक है। इसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता, एक बार बनाने के बाद में इसमें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम। अब ये भी रहता उसी की तरह है पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत, ठीक है, बट ये वाला डॉक्यूमेंट इंटरनल रहता है। ठीक है, ये वाला डॉक्यूमेंट इंटरनल है, ये बाहर के कामों को नहीं देखता। पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये पूरे काम मतलब अंदर के बाहर के सारे काम देखता है, बट ये सिर्फ कंपनी के अंदर के काम देखता है। कौन कौन से काम देखता दिख रहा है। पार्षद अंतर नियम में कंपनी के आंतरिक प्रबंध की व्यवस्था से संबंधित नियम जो होते हैं, इस प्रपत्र के आधार पर कंपनी के कर्मचारियों के कर्तव्य तथा अधिकार निश्चित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें कंपनी के अंदर जितने भी काम किए जाते हैं वो डिसाइड होता है। दूसरी चीज, यहाँ के जो वर्कर है, कर्मचारी है, ठीक है ना, और अधिकारी है, उनके बीच में जो काम होता है या फिर उनके द्वारा जो काम किया जाता है वो भी इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अंश के निर्गमन, उनके हस्तांतरण आदि के संबंध में इस प्रपत्र में नियम दिए जाते हैं। ठीक है ना। आप जब भी शेयर इशू करते हो, उनको ट्रांसफर करते हो, तो उसके लिए कौन से रूल फॉलो होना चाहिए, वो सारी चीजें इसमें लिखनी पड़ती है आपको। कंपनी की सभाएं किस प्रकार की जाएगी आदि विषयों पर अंतर में ही प्रकाश डालते हैं। कंपनी की जो मीटिंग होगी, ठीक है ना, जैसे आप लोगों ने सुना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है या कंपनी की कोई सी भी मीटिंग होती है, तो उसके लिए कब की जाएगी, कहाँ की जाएगी, ये सारे नियम भी यहाँ पर इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम में लिखे रहते हैं। यह कंपनी अधिनियम तथा पार्षद सीमा नियम द्वारा शासित होता है। यदि कोई कंपनी अंतर नियम का निर्माण नहीं करती तो इसके अभाव में वह कंपनी अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल में विभिन्न कंपनियों के लिए दी गई आदर्श तालिका FGHIJ का स्वरूप अपना सकती है, अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाते होंगे। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी एक्ट 2013 में एक कॉलम दिए गए हैं FGHI, ठीक है ना। ये कॉलम में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाते होगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट दिया है वो दिया है प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण। अब प्रविवरण ये बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में इनविटेशन पत्र होता है। ठीक है, एक इनविटेशन कार्ड होता है, जैसे बोल सकते हैं आप किसी भी चीज को, कोई दुकान की ओपनिंग करते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इनवाइट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनवाते हो, एक कागज छपवाते हैं, पेपर प्रिंट करवाते हो। ठीक, उसी तरीके से ये भी रहता है। कंपनियां क्या करती है, अपने शेयर इशू करने के लिए एक प्रोस्पेक्टस बनवाती, प्रविवरण बनवाती, उस
होती, कंपनी से रिलेटेड सारी बातें उसमें लिखी होती है, ठीक है ना। ये एक तरह का इन्विटेशन ही कहलाता है। लेकिन हाँ, एक चीज और रहती है, प्रोस्पेक्टस हमेशा पब्लिक कंपनी ही बना सकती है, ठीक है ना। अदर कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकती है। मतलब सिंपल सी बात है, आप अपने शेयर खरीदने के लिए निमंत्रण, इनविटेशन, ठीक है ना, दे रहे हो। क्लियर रहेगा। प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है पत्रिका आपको देना है उस व्यक्ति को जो उस खरीदने के लिए। नॉर्मली बात है, आना नहीं आना या फिर खरीदना नहीं खरीदना उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट हमारा काम क्या होता है, उनको इन्विटेशन देना, ठीक है। तो ये प्रोस्पेक्टस होता है, ये सिर्फ पब्लिक कंपनी द्वारा ही दिया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्थानापन्न प्रविवरण। जब अगर आप प्रोस्पेक्टस नहीं बनाते हो, ठीक है ना, तो उसकी प्लेस पे क्या बनाया जाता है, स्थानापन्न प्रविवरण, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। पूरी सारी चीजें वही है जो प्रोस्पेक्टस में थी, वही सारी चीजें इसमें लिखी। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है शेयर। शेयर हालांकि कल मैं आपको बता चुका था, फिर भी हम देखते हैं। अब शेयर होते क्या हैं, मैंने क्या बोला कि जो कैपिटल होती है कंपनी की, ठीक है ना, कंपनी की जो कैपिटल रहती है उसको छोटे छोटे पार्टों में बांट दिया जाता है। क्यों? ताकि उसको पब्लिक में इश्यू करा जा सके। नॉर्मली बात है, अगर एक शेयर की प्राइस में रखता हूँ कि कंपनी है कि उसकी 10 लाख रुपए मिल गए, वो किसी एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए उधार लेंगे उसको अपने शेयर देके, ठीक है, तो वो शायद 10 लाख रुपए का मालिक बन जाएगा ना। तो फिर हमारी जरूरत क्या है? नॉर्मली बात है, मेरी दुकान है, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, मेरी दुकान की वैल्यू इतनी है, ठीक है, तो मैं उतने ही पब्लिक से उससे उधार ले लिए मैंने, तो पूरी दुकान का मालिक तो वही बन गया, मेरा क्या काम है? जब पैसे पूरा उसका लग गया, तो कंपनी ये भी एक कारण हो सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि 10 लाख रुपए व्यक्ति से लेना पॉसिबल नहीं होगा, तो कंपनी क्या करती है, जितनी अपनी कैपिटल रहती है उसको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर देती है, ठीक है, और उससे पब्लिक में इश्यू करके निकाल पैसा आ जाता है। जैसे दे रखा, प्रत्येक कंपनी की समस्त पूंजी एक निश्चित राशि के छोटे छोटे हिस्सों अथवा इकाइयों में विभक्त रहती है, ठीक है। टोटल कैपिटल जो रहती है कि वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट दी जाती है। ऐसी प्रत्येक इकाई जिसके कंपनी की पूंजी विभक्त होती है अंश कहलाती है, ठीक है ना। इसी इकाई को, इसी छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाता है? अंश बोला जाता है, शेयर बोला जाता है। संक्षेप में एक अंश एक इकाई जिससे कंपनी की कुल पूंजी बटी रहती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, टोटल कैपिटल कंपनी की जो दे रखी है वो दे रखी है 1 लाख रुपए, ठीक है। नॉर्मल से एक छोटी सी कंडीशन देख रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, टोटल कैपिटल दी गई और आपको बोला गया है कि आपको इसे 100 रुपए में बांटना है, ठीक है। किस प्राइस में बांटना है इसको? 100 रुपए में। तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, टोटल शेयर इज इक्वल टू टोटल कैपिटल अपॉन में प्राइस ऑफ ईच शेयर। एक शेयर की प्राइस दे देते हैं, ठीक है। टोटल कैपिटल हमारे पास में कितनी है? 1 लाख रुपए, और हम प्राइस लेके चलते 100 रुपए, तो 0 से 0 क्रॉस हो गया। तो अब हमारे पास टोटल शेयर कितने बचे? 1000, ठीक है ना। यह हमारा आंसर आ गया। ऐसा हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे हमारे पास में, तो एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अब क्वेश्चन में क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास में 1000 शेयर है जिसकी प्राइस कितनी है? 100 रुपीज, ठीक है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगी हमारी टोटल कैपिटल। मतलब मैंने 1 लाख रुपए को 100 रुपए के हिसाब से कितने टुकड़े कर दिए? उसके 1000 टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। अब मैं 100 रुपए सबसे लूंगा, कितने लोगों से लेना है मुझे? 1000 लोगों से, तो मेरे पास ऑटोमेटिक 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है ना। ये होगा हमारे शेयर। शेयर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। शेयर दो टाइप्स के होते हैं, इक्विटी होते हैं और एक
प्रेफरेंस होते हैं। अब इक्विटी शेयर समता या साधारण अंशों से अभिप्राय उन अंशों से जिन पर कंपनी के विभाजन योग्य लाभ में से लाभांश पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश बांटने के बाद ही मिलता है। मैं आपको ऐसे नहीं समझाता, मैं आपको इनका डिफरेंस समझाता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो पहला जो रहता है कि यहाँ पर पूर्वाधिकार जो अंश होते हैं, ठीक है, आप इनको ये बोल सकते होंगे एक व्यक्ति यहाँ पर मालिक रहता है और एक व्यक्ति क्या रहता है यहाँ पर कर्मचारी या वर्कर बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। कारण क्या आता है कि एक व्यक्ति अगर जिसको पैसा पूरा मिलता है और एक व्यक्ति को पैसा आधा मिलता है या फिर बचने के बाद ही मिलता है। तो पहला डिफरेंस है इन पर जो प्रॉफिट रहता है, ठीक है ना, या फिर इनके जो प्रॉफिट लाभांश या डिविडेंड की जो रेट रहती है वो हमेशा चेंज होती रहती है और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट है एक फिक्स रेट में ही दिया जाता है। जैसे बोल सकते हैं कि एक 100 रुपीज वाला शेयर इसका आएगा, ठीक है, तो इस पे कभी इसको 2 रुपए बढ़ जाएंगे, कभी 10 रुपए बढ़ जाएंगे, कभी 5, कभी 10 बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, कोई चेंज कोई भरोसा नहीं है। बट यहाँ पर इसका एक फिक्स है, इसको 10 रुपए बढ़ना है मतलब हर बार कितने बढ़ेंगे 10, कम होंगे तो भी 10 और बढ़ेंगे तो भी 10। बट यहाँ पर कभी 2, कभी 5, कभी 10, कभी कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो इनका फिक्स नहीं है। ये तो पहला डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इनका जो है इन पर लाभांश प्रतिवर्ष देना अनिवार्य नहीं है, ठीक है, इन पर जो प्रॉफिट है वो हर साल देना कंपलसरी नहीं है, बट यहाँ पर एक निश्चित एक फिक्स टाइम के बाद में आपको प्रॉफिट देना कंपलसरी होता है। यहाँ पर इक्विटी जो शेयर होते हैं इनको पैसा आप बोल सकते हैं कि अगर लास्ट में अगर बचता है तो मिलता है वरना नहीं मिलता। बट पूर्वाधिकार प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा सबसे पहले दिया जाता है। अगर बाय चांस होता है कंपनी अगर लॉस में जा रही है, ठीक है ना, तो सबसे पहले पैसा किसको दिया जाएगा, इन लोगों को, बाद में बचा हुआ पैसा मिलेगा तो इन लोगों को मिलेगा वरना नहीं। इनको एक कंपनी को बोल सकते हैं कि पूर्वाधिकार शेयर वाले जो होते हैं वो वर्कर होते हैं, ठीक है, और ये क्या होते हैं इक्विटी शेयर वाले कंपनी के मालिक कहलाते हैं, ओनर कहलाते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला फिक्स रेट रहती है इनके प्रॉफिट की, मतलब 10 रुपए इनको मिलना है मतलब मिलना है, और यहाँ पर इनको कम ज़्यादा हो सकते हैं। बनी बात है, एक कंपनी में जो वर्कर काम करता है उसकी एक फिक्स सैलरी रहती है कि उसको इतना तो दे नहीं है, तो यहाँ भी इनके एक फिक्स रेट रहता है कि इनको इतना प्रॉफिट मिलना है। ऑनर रहेगा किसी महीने वो 10,000 कमा लेता है, किसी महीने 12 कमा लेगा, किसी महीने वो 9,000 ही कमाएगा, तो ऐसे इसकी रेट कम ज़्यादा होती रहती है। नेक्स्ट दिया है इनकी कंपनी के जीवन काल में शोधन नहीं होता, अर्थात यह कंपनी की पूर्णतः स्थायी पूंजी होती है। इनका कभी भी शोधन नहीं होता, मतलब जो इक्विटी है ये वाले जो शेयर होते हैं, ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होते, ये परमानेंट चलते जाते हैं, ठीक है ना। और ये वाले जो है प्रेफरेंस शेयर ये खत्म हो जाते हैं, मतलब मैंने खरीदे आज, ठीक है ना, मैंने इक्विटी शेयर खरीदे, कल वो किसी और के पास जाएंगे, परसों किसी और के पास जाएंगे, मतलब ये लाइन चलती है। बट ये वाले जब्त होने के बाद में अगर आप इसको रख लेते हो तो इस चीज़ को खत्म कर सकते हैं, मतलब आप इसको एक बार लेने के बाद में हटा सकते हो, या फिर इसके मैंने अगर कंपनी को वापस रिटर्न कर दी तो कंपनी शायद इसको खुद के पास रख के इसको किसी और को ना दे। समताधारियों को सभी प्रकार के मामलों में मत देने का अधिकार होता है। इक्विटी शेयर वाले होते हैं इनको पूरी तरह से हर काम में कंपनी के जितने भी प्रोग्राम होते हैं, काम होते हैं, उसमें वोट देने का अधिकार होता है। प्रेफरेंस शेयर वालों को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं होता है। इन अंशों में वे लोग धन लगाते हैं जिनका दृष्टिकोण व्यापारिक होता है। यहाँ पर वही लोग पैसा लगाते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर व्यापारिक किस्म के हैं। प्रेफरेंस शेयर में इंसान एक फिक्स रेट में इनकम कमाने के लिए ही पैसा लगाता है। यहाँ पर आप ये सोचता है कि नहीं यार मैं तो पैसा लगा दे इक्विटी शेयर खरीद ली, मतलब मैं कंपनी का हिस्सेदार बन गया, बिजनेसमैन बन गया। बट यहाँ पर एक इसलिए पैसा लगाया जाता है कि आपको एक फिक्स रेट रहे कि नहीं यार मेरे को इतना पैसा आ रहा है हर महीने, ठीक है ना। तो ये होगा, इसी के साथ में हमारे शेयर में 2 टाइप्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। अब कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट इसमें हो चुके हैं, ठीक है। थैंक यू।